हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है, इसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, जब आप लोग छत पे होते हो तो आप जब आसमान में देखते हो, अंतरिक्ष में देखते हो तो आपको तारे नजर आते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन तारों का निर्माण हुआ कैसे है? तो आज मैं इसी पे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि तारे बने कैसे हैं, तारों का निर्माण कैसे हुआ है, तारे किन पदार्थों से बनता है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तारे सब जानते हैं और सूर्य जो है वो भी एक तारा ही है। आपको आप ऐसे मानिए कि इस अंतरिक्ष के अंदर हजारों सूर्य है। ठीक है ना, हजारों सूर्य कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य आप देखते हो वो भी एक तारा ही है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य एक तारा है, लेकिन ये इस तारे की खास बात यह है कि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, बाकी और तारे जो आपको दिखाई देते हैं अंतरिक्ष में वो भी सूर्य के समान है, लेकिन वो सूर्य जैसे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो पृथ्वी से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए आपको वो तारों की शेप में नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगर यही सूर्य जो हम देखते हैं, यही सूर्य अगर पृथ्वी से बहुत दूर हो तो ये भी हमें अन्य तारों की तरह ही नजर आएगा। कुल मिला के बात यह है कि सूर्य भी एक तारा है और तारे जो आपको दिखाई देते हैं इतने सारे, वो भी एक सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य और तारे एक समान होते हैं, बस अंतर इतना सा होता है कि ये सूर्य आपके पास है और तारे आपसे दूर है, इसलिए उनको तारों की संख्या दे रखी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तारों के निर्माण की। अंतरिक्ष में जो तारे दिखाई देते हैं उनका निर्माण हुआ कैसे उसकी बात करते हैं, लेकिन इन तारों के निर्माण से पहले मैं थोड़ा पिछले वीडियो पे जाता हूं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर तारों के निर्माण की उत्पत्ति का रहस्य जुड़ा हुआ है। ये जब बिग बैंग के सिद्धांत थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि भैया बिग बैंग की थ्योरी में क्या बताया था, बिग बैंग की थ्योरी के अंदर बताया था, मैं फिर से कहूंगा कि जो बिग बैंग की जो थ्योरी है वही तारों के निर्माण के बारे में बताएगी आपको। कैसे, सुनिए। बिग बैंग के सिद्धांत के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक परमाणु, एक एकांकीय परमाणु जिसे हम कहते हैं एकांकी परमाणु, ये परमाणु था सर्वप्रथम। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड बिल्कुल अंधेरे में था और एक कहें कि कुछ भी नहीं था, धूल का कण भी नहीं था, कोई ग्रह नहीं था, कोई उपग्रह नहीं था, कोई उल्का पिंड नहीं था, गैलेक्सी नाम की कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे के अंदर एक एकांकी परमाणु, ये परमाणु था, केवल एक छोटा सा परमाणु अंतरिक्ष में मौजूद था। ठीक है, आज भी हमारे जितने भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने ये तो पता लगा लिया कि ब्रह्मांड बना कैसे, इसके माध्यम से बना। ठीक है, इसके एकांकी परमाणु के माध्यम से ब्रह्मांड बना। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से बना, मैं फिर से रिपीट करके और आपको तारों तक लेके जाऊंगा। तो आज भी वैज्ञानिक जो लोग हैं वो ये तो पता लगा चुके हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे, किसके माध्यम से बना, तो उनको पता चला कि इस एकांकीय परमाणु के माध्यम से बना। साइंस ने यहीं तक पता लगाया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइंस ने आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि ये एकांकीय परमाणु आया कहां से। आज भी मैं कहूं कि कई सालों से, वर्षों से साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं कि ये परमाणु आखिरकार आया कहां से। ठीक है, तो हमारे पास में तो डायरेक्टली अब परमाणु कहां से आया ये तो वैज्ञानिकों को पता नहीं है, ना ही मेरे को पता है। अब डायरेक्टली परमाणु आ गया है, तो इस परमाणु का इन तारों के निर्माण से क्या संबंध है उसकी हम देख लेते हैं। एकांकीय परमाणु था, इस एकांकीय परमाणु की क्या विशेषता बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में। इस एकांकीय परमाणु की विशेषता 3 थी। एक इसकी जो आकृति है, ठीक है ना, इसका आयतन कह दीजिए, आयतन जो था वो सूक्ष्म था। सूक्ष्म का मतलब ये कि बहुत ही छोटा आकार में ये था। ठीक है, इसके बाद में इस एकांकी परमाणु की दूसरी विशेषता ये थी कि इसके अंदर तापमान और जो घनत्व जो था वो था क्या, अनंत। अनंत था, तापमान इतना था जिसको हद नहीं। और
घनत्व इतना जिसका कोई हद नहीं, इतना बड़ा घनत्व था इसका। अब होता क्या है, इतना सूक्ष्म परमाणु और तापमान इतना, तो इसमें तीसरी अवस्था में मैंने बताया था विस्फोट की स्थिति। ठीक है, जब इसमें विस्फोट होता है, सुनिए, जब ये विस्फोट होता है, इस तरीके से विस्फोट होता है, विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद में क्या होता है, इसमें निकलती है ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। समझ में आई बात? ठीक है, ऊर्जा निकली। अब हुआ क्या, चौथी अवस्था, 4500 डिग्री केल्विन तापमान क्या हो गया, गिर गया। जब तापमान गिरा तो ये ऊर्जा जो थी वो बदल गई किसमें, पदार्थ के अंदर बदल गई। किसमें बदल गई? पदार्थ। समझ में आई बात? अब यहां पर इसको मैं रोकना चाहूंगा, यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब बात आती है तारों के निर्माण की। देखिए, जब प्रारंभिक ब्रह्मांड जब बन रहा था, ठीक है ना, जो बिग बैंग के सिद्धांत में बताया कि भाई ये एकांकी परमाणु था, इस परमाणु की स्थिति ये थी कि बहुत छोटा था, तापमान और घनत्व अनंत था, तो इसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होता है तो इस तरीके से निकलती है क्या, ऊर्जा। ऊर्जा जब 4500 डिग्री टेम्परेचर, 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये ऊर्जा बदल जाती है किसमें, पदार्थ के अंदर। अब ब्रह्मांड के अंदर दो ही चीज मौजूद है, क्या, एक ऊर्जा और एक पदार्थ। ठीक है, ये ऊर्जा तो कहां से बनी, जब आपका एकांकीय परमाणु फटा तब। और ये पदार्थ कब बना, जब ऊर्जा ठंडी हुई। ठंडी ऊर्जा जो है वो बदली किसमें, बदली पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड जब बन रहा था तो ये कंडीशन जब पैदा हुई तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही चीज मौजूद थी, एक ऊर्जा और एक पदार्थ। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया कि भैया ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और पदार्थ कहां से आया। ठीक है, कहीं पर ऊर्जा ज्यादा थी। अच्छा, इस ऊर्जा और पदार्थ की भी खास विशेषता थी। इसकी विशेषता ये थी, भाई अब ये कोई फिक्स, कोई तोल से तो काम होता नहीं है कि भाई वहां पर 5 किलो ऊर्जा होगी या 10 किलो पदार्थ होगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। तोल से कोई काम था नहीं। कहीं पर ऊर्जा ज्यादा थी, तो जहां पर ऊर्जा ज्यादा थी वहां पर पदार्थ भी ज्यादा थे, क्योंकि ऊर्जा से तो क्या बन रहा है, पदार्थ। तो जहां पर ऊर्जा ज्यादा थी वहां पर पदार्थ ज्यादा थे, और जहां पर ऊर्जा कम थी वहां पे पदार्थ भी कम थे। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और पदार्थ का वितरण जो था वो एक समान नहीं था। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब तो ब्रह्मांड में क्या मौजूद था, तारों के निर्माण से पहले ब्रह्मांड में क्या उपस्थित था, ऊर्जा और पदार्थ। चलो यहां तक तो आपके समझ में आ गई कि ऊर्जा और पदार्थ यहां से आई है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी ऊर्जा और पदार्थ से तारों का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी मैं बात करूंगा। मैं आपको यहां तक लेके आ गया कि तारों का निर्माण ऊर्जा और पदार्थ से हुआ है। ठीक है, और ऊर्जा पदार्थ कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तारों के निर्माण की। ठीक है, अब पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, पहली लाइन तो यही लिखनी है, क्या, प्रारंभिक ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड बन रहा था उसमें ऊर्जा व पदार्थों का वितरण एक समान नहीं था। ठीक है, अब आपको पता है ना कि ऊर्जा और पदार्थ कहां से बना, वही एकांकीय परमाणु से ऊर्जा और पदार्थ बना। अब ये बताना चाहता है कि जब ब्रह्मांड बन रहा था ना, उस टाइम पे ऊर्जा और पदार्थ का वितरण जो था, फैलाव जो था, वो एक समान नहीं था। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है ना, कहीं पर ऊर्जा मान लीजिए ज्यादा थी, तो कहीं पर ऊर्जा क्या थी, कम थी, कहीं पर और भी कम थी, कहीं पर और भी कम थी। ये ऊर्जा की कंडीशन है। तो आप ये लगा लीजिए, ऊर्जा जो है इसी ऊर्जा से बन रहा है क्या, पदार्थ। अब बताइए, यहां पर ऊर्जा ज्यादा है तो यहां पर पदार्थ भी ज्यादा होगा, यहां पर ऊर्जा इससे कम है तो यहां पर पदार्थ क्या होगा, थोड़ा सा और कम होगा। फिर यहां पे जाते हो तो यहां पर पदार्थ जो है और भी कम होगा, क्योंकि ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही पदार्थ बनते जाते हैं। ठीक है, तो इससे यह पता चल गया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। देख लीजिए, नहीं है ना, तो ऊर्जा और पदार्थ, अब दोनों में देख लीजिए, सब जगह ऊर्जा और पदार्थों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है।
अब होगा क्या सुनिए, अब इसी असमान वितरण के कारण, भाई ऊर्जा और पदार्थ असमान वितरण था, इस असमानता के कारण हुआ क्या, घनत्व में भिन्नता आ जाती है। घनत्व का मतलब यह है कि उसका फैलाव जो है, अब ये पदार्थ देखिए, अब यहां पर आप आइडिया लगा सकते हो, इस पदार्थ के अंदर उपस्थित है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताओ मुझे, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और भी कम है, इसमें और भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि घनत्व में भिन्नता है। घनत्व में भिन्नता क्यों है, क्योंकि भाई यहां पर पदार्थ बड़ा है, फिर यहां पर पदार्थ थोड़ा छोटा है, फिर और थोड़ा छोटा है, ठीक है, और यहां पर तो बिल्कुल ही छोटा है। तो सीधी सी बात है, यहां पे पदार्थ बड़ा है तो यहां पे गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर यहां पर इस पदार्थ से थोड़ा पदार्थ कम है तो इससे गुरुत्वाकर्षण बल इससे थोड़ा कम होगा। तो जब आकार में, ठीक है ना, आकार में स्थिति अलग अलग है तो घनत्व में भी भिन्नता आएगी। जब भिन्नता घनत्व में आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या आएगी, भिन्नता आ रही है। यहां पे पदार्थ बड़ा है तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, यहां पे पदार्थ इससे थोड़ा कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल इससे थोड़ा कम है, यहां पे पदार्थ इससे भी कम है तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों से भी कम है, यहां पे और भी छोटा पदार्थ है तो यहां पर इन तीनों से गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आ जाएगी उसका परिणाम क्या होगा, पदार्थों का एकत्रीकरण शुरू हो जाएगा, मतलब सारे पदार्थ एक जगह इकट्ठे होने लग जाएंगे। वो कैसे, देखिए ऐसे, अब ये जो पदार्थ है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो इसकी खींचने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी क्षमता इससे थोड़ी कम होगी। अब होगा क्या, इसके आसपास जो भी पदार्थ मौजूद है यहां पर, तो ये सारे पदार्थों को क्या कर लेगा, ये खींच लेगा। ठीक है, ये ज्यादा पदार्थ खींचेगा, ये थोड़े कम पदार्थ खींचेगा, ये थोड़े और कम पदार्थ खींचेगा, और क्या पता ऐसा भी हो सकता है ये इतना बड़ा पदार्थ है ये सारे तीनों पदार्थों को ये खींच ले और ये अपने आकार को और बड़ा कर ले, ऐसा भी हो सकता है। आगे बात समझ में, अब इस लाइन को समझिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा व पदार्थों का वितरण क्या था, समान नहीं था, असमान स्थिति में था। अब असमान स्थिति के कारण घनत्व में भिन्नता आती है, भिन्नता आ गई, फिर गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या आ गई, भिन्नता आ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे पदार्थ क्या होने लगे, एक जगह इकट्ठे होने लगे। भाई जितनी बड़ी चुंबक होगी उतना ही लोहा खींचेगी और जितनी छोटी चुंबक होगी वो कम लोहा खींचेगी, सीधी सी बात है। अब जितना बड़ा पदार्थ होगा आसपास के जितने पदार्थों को खींच लेगी, छोटे छोटे पदार्थों को, और जितना छोटा पदार्थ होगा वो कम पदार्थों को खींचेगी। समझ में आई बात, इस लाइन को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली लाइन आपको यही जोड़नी है, क्या जोड़ोगे, जब घनत्व, या फिर हाँ सही है, जब घनत्व में भिन्नता आती है, या फिर यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, किसमें, घनत्व किसका, यहां लिख देंगे, जब पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता आती है। ठीक है, अब पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आएगी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थ क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगे। ठीक है, पदार्थों का एकत्रण होना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात, सारे पदार्थ क्या होने लगेंगे, एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे। ये दो लाइन आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज सीधी सीधी आ रही होगी कि ये तारे बने कैसे। ठीक है, या फिर हम कहें कि इन तारों का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकार से निर्माण हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं।
यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको एक लाइन आपको किताब में देखने को मिलेगी, आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह होता है। अब ये असंख्य तारों का समूह कैसे बना? इन्हीं की वजह से बना, ये ऊपर की दो लाइनों की वजह से। यहां पे एक लाइन जोड़ देंगे, एक आकाश गंगा। एक आकाश गंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है। आगे बात समझ में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए असंख्य तारों का समूह होता है, जहां पे असंख्य तारे हो। ठीक है, अब इस आकाश गंगा की खास विशेषता क्या है? इस आकाश गंगा की खास विशेषता यह है कि पहली बात तो आपको ये समझ में आया, आकाश गंगा क्या है? जहां पर बहुत सारे तारे हो। ठीक है, अब इस आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी जो दूरी होती है ना, वो हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। कोई किलोमीटर में नहीं नापते हैं कि यहां पर ये दूसरा तारा, नहीं, हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। इसको मेंशन कीजिए, आकाश गंगा के विस्तार, ठीक है, जो फैलाव है, विस्तार इतना अधिक है कि इसकी दूरी को, ठीक है, किसमें मापते हैं? हजारों प्रकाश वर्ष, हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़िए, एक अकेली आकाश गंगा के व्यास की बात करें, अकेली आकाश गंगा की बात करें तो 80,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में हो सकता है। व्यास मतलब उसका फैलाव की बात कर रहा है। ठीक है, लिख देंगे, एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से, ठीक है, 80,000 से कितना? 1,50,000, ठीक है, कितना? 1,50,000 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष हो सकता है। अब देख लीजिए, एक आकाश गंगा कितनी बड़ी होती है। कोई किलोमीटर की बात नहीं कर रहा मैं, प्रकाश वर्ष की बात कर रहा हूं कि इन आकाश गंगाओं के व्यास की बात कर रहा हूं। इतना फैला हुआ है कि आप उसकी दूरी को किलोमीटर में नाप नहीं सकते। प्रकाश, जो सूर्य की किरणें पड़ती है, उस प्रकाश की किरणों के आधार पर इसको मापा गया है और 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में इसकी स्थिति हो सकती है। ठीक है, अच्छा, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मैं ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट में आपको इन दो पॉइंटों पे लेके जाएगा ये। ठीक है, इन दो पॉइंटों पे लेके जाएगा। अभी मैं आपको इस तारे की स्थिति के निर्माण की बात कर रहा हूं, और तारे जो है ये आकाश गंगा के भीतर होते हैं। आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह होता है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे तारे मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं आकाश गंगा। और इन आकाश गंगाओं का विस्तार इतना बड़ा होता है कि इनकी दूरी को हजारों प्रकाश वर्ष में नापते। एक अकेली आकाश गंगा एक नहीं होती, हजारों लाखों आकाश गंगाएं होती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास कितना बताया? 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात निकल के आती है कि भाई एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हुई कहां से? ठीक है, एक आकाश गंगा जो बनती है वो कैसे बनती है, तो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से बनती है। बहुत सारे, अब देखो यहां पर तारों की बात पे जाता हूं मैं, तो तारे है क्या? ये एक गैस का गोला है। क्या है? गैस का गोला। सूर्य क्या है? सूर्य जो है वहां पर हाइड्रोजन हीलियम ही तो है, और क्या है, वहां कोई जमीन की सतह थोड़ी है। तो यहां पर जितने भी तारे होते हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे तारे हो, और ये तारे कहां पर है? आकाश गंगा में। तो ये जो आकाश गंगा है उसका निर्माण जो हुआ है, उसकी शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल था, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसे हम निहारिका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? निहारिका। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हो जाते हैं। ये सारे झुंड जो है बढ़ते बढ़ते एक गैस पिंड बन जाते हैं, जिसको हम तारे का
तारे का नाम देते हैं, मतलब एक तारे का निर्माण का नाम देते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, इसको भी आप मेंशन कर देंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। जो अभी मैंने बताया था इसको मैं फिर से बताऊंगा आपको, यहां तक उतार लीजिए आप। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत, आकाश गंगा क्या है, जहां पे असंख्य तारों का समूह होता है और ये तारे गैस के गोले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया तारों के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। शुरुआत में हाइड्रोजन, फिर बाद में हीलियम, और आज जो सूर्य दिखता है आपको और तारे दिखते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम अगली लाइन लिखेंगे, एक आकाश गंगा। मैंने बता दिया आकाश गंगा क्या है, असंख्य तारों का समूह। एक आकाश गंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो आप हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के एकत्रण होने से हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक बादल था, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो जिसे हम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और पता है ना आपको, पिछली बार बताया था निहारिका जो है, किसने बताया था, गणितज्ञ लाप्लेस। गणितज्ञ लाप्लेस ने एक परिकल्पना दी थी, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, ये उसी का ही है निहारिका। ठीक है, अब ये निहारिका बन जाती है, ये हाइड्रोजन गैस का जो बादल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। अब ये निहारिका के साथ क्या होता है, इसकी आकृति धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब इस बढ़ती हुई जो निहारिका में गैस का जो झुंड है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, इसको लिख देंगे, इस बढ़ती हुई निहारिका में एक गैस झुंड विकसित हो जाता है। ठीक है, अब गैस का झुंड विकसित हो गया, धीरे धीरे ये झुंड क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ये झुंड बढ़ते बढ़ते अब धीरे धीरे भाई और भी गैस मिलती है आसपास की, और इस झुंड के बढ़ते बढ़ते एक गैस का पिंड बन जाता है, घना पिंड बन जाता है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते यह एक गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेती है, एक पिंड बन जाता है। अब एक सूर्य जो है वो एक पिंड है, जितने भी तारे हैं वो एक पिंड है, जिससे तारों का निर्माण होता है। अब आप पूछोगे कि गुरुजी आपने जो दो ऊपर की लाइन बताई थी उसका तो संबंध क्या है यहां पर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गैस है, ये जितने भी पिंड है, इन पिंडों के अंदर और गैस के अंदर दो चीजें काम करती है, एक तो ऊर्जा और एक पदार्थ। आपका जो पिंड बन रहा है वो पदार्थ से बन रहा है, सीधी सी बात है। जब एक पिंड बनेगा तो वो तो पदार्थ से ही बनेगा, और जो गैस बनेगी वो किससे बनेगी, ऊर्जा से ही बनेगी। और ये सब कब बनेंगे, जब ये एक जगह क्या होंगे, एकत्रित होंगे। अब आप पूछे, अभी मैं पहले अगर वो नहीं बताता कि ऊर्जा और पदार्थ कैसे बने, कहां से आए, तो फिर ये पिंड और गैस नहीं बनते। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और पदार्थ कहां से आए। अब आप मुझसे ये पूछ सकते थे या पूछोगे कि गुरुजी की गैस और पिंड कैसे बने, तो भैया आपको मैं बता दूं, ये गैस कहां से आई है, ये ऊर्जा से ही आई है। और ये पिंड कहां से बना है, ये पदार्थ से बना है। और ऊर्जा और पदार्थ कहां से आए, ये एकांकीय परमाणु के विस्फोट से आए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि ऊर्जा और पदार्थ से ही आपके तारों का निर्माण हुआ है। इन्हीं ऊर्जा से गैस बनती है और इन्हीं पिंड से, यही पिंड पदार्थों से बना है। समझ में आई बात, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक आकाश गंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के एकत्रीकरण से हुआ है। मतलब एक असंख्य तारों का जो समूह, तारे जो बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस से बनते हैं। जब हाइड्रोजन गैस जब एक जगह इकट्ठी होती चली जाती है
तो उसके एकत्रीकरण से उस निहारिका का निर्माण होता है, और जब निहारिका बढ़ती रहती है तो एक गैस का झुंड बन जाता है। जब ये झुंड और बढ़ता जाता है तो ये गैसीय पिंड बन जाते हैं, मतलब गैस का एक गोला बन जाता है, और जैसे ही गोला बनता है तो तारों का निर्माण आरंभ हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तारों का निर्माण हो गया। मैं बताऊं आपको, तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले से होना शुरू हो गया था। इसको मेंशन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्षों पहले प्रारंभ हो गया था। बोलिए आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बार मौखिक तौर पे फिर से आपको समझा रहा हूं, सुन लीजिए दोबारा से। देखिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। मैंने बता दिया कि ऊर्जा और पदार्थ कहां से आई है। जब ऊर्जा और पदार्थों का वितरण एक समान नहीं होगा तो घनत्व में तो भिन्नता आनी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता आएगी, क्योंकि पदार्थों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो छोटा पदार्थ है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम है, जिसमें पदार्थों का आकार बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, सारे पदार्थ एक जगह इकट्ठे हो गए। समझ में आई बात। अब एक आकाशगंगा की बात कर लेते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है, ठीक है, क्योंकि तारों के निर्माण की बात चल रही है। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कम से कम 80,000 से 1,00,000 प्रकाश हजार वर्ष दूर होता है। और एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से होती है, और उसके बड़े विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। निहारिका का आकार जैसे जैसे बढ़ता है तो एक गैस का झुंड बन जाता है। ये झुंड गैसीय पिंड में बदल जाते हैं, आकृति बढ़, और निर्माण तारों का शुरू हो जाता है। मैंने दो शुरू की लाइन इसलिए बताई थी क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा से ही ये पिंड का निर्माण होता है। समझ में आई बात। पदार्थ ऊर्जा अगर नहीं होते, सपोज कीजिए कि अगर एकांकीय परमाणु नहीं होता, सोचिए एकांकीय परमाणु नहीं होता तो ऊर्जा भी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती पदार्थ नहीं होते, तो क्या आप बताइए, ऊर्जा और पदार्थ नहीं होते तो क्या तारों का निर्माण हो जाता। अंतरिक्ष में जब ऊर्जा ही नहीं है तो गैस कहां से आती, कोई गैस होती ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा है तभी तो गैस है। और हाइड्रोजन गैस जो है, यह हाइड्रोजन गैस ऊर्जा का ही तो फल है। ऊर्जा अगर नहीं होती, एकांकीय परमाणु विस्फोट होता ही नहीं, तो क्या ऊर्जा का निर्माण हो जाता। और ऊर्जा अगर नहीं बनती तो क्या गैस का निर्माण हो जाता, तो नहीं होता। तो कुल मिला के ऊर्जा और पदार्थ से ही तारों का निर्माण हुआ है। और फिर बात की जो प्रक्रिया है जो मैंने बता दी है, पर इसमें जो मुख्य जो बिंदु है वो आपकी यहीं से शुरू है कि तारों का निर्माण कहां से हुआ। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत कहां से हुई है, हाइड्रोजन गैस से। और हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। सारी हाइड्रोजन गैस एक बादल के रूप में इकट्ठी हो जाती है, फिर निहारिका बन जाती है, और निहारिका गैसीय झुंड में विकसित हो जाती है। यही गैस जब बढ़ती जाती है एक गैस का पिंड बन जाता है, तारों का निर्माण हो जाता है। 5 से 6 अरब वर्ष पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। आज भी ये प्रक्रिया प्रारंभ है, चालू है, रुकी नहीं है, ब्रह्मांड बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, यही के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तारों का निर्माण कंप्लीट है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। फिर से अगर आप समझना है तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।